आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर मोर और लेस किस तरह का दिखना चाहिए। यह भी अपने आप में एक परफेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन एक मॉडल आंसर, एक बेंचमार्क सेट करने के लिए कि एक डिसेंट आंसर इस लेवल का या इससे ऊपर के लेवल का होना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में जैसे कि हमने बात करी थी, क्वेश्चन के ओवरव्यू से बात करेंगे। इंडिपेंडेंट इंडिया का लीगल सिस्टम भी उसी जमाने से लिया गया है जब इंडिया कॉलोनाइज्ड हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं कि आज के लॉज और तब पहले के लॉज में कुछ सिमिलैरिटीज तो रही होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे इन दोनों इवेंट्स का पैरेलल दिखाई पड़ता है। मतलब इन दोनों इवेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि पूरा देश कोविड-19 की वजह से जूझ रहा है, तो इसलिए काफ़ी स्टेट्स ने मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट को लागू कर दिया है। अब ये एक्ट क्या होता है? इस एक्ट के तहत स्पेशल पावर दी जाती हैं किसी भी एंटिटी को, जिससे कि वह अपना काम अच्छे से कर पाए। इस केस के अंदर मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस जैसी एंटिटीज़ को स्पेशल पावर दी जाती हैं, और अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाएगा तो उनके लिए जेल या कोई पनिशमेंट भी दी जा सकती है। ये तो ऐसे ही समझाने के लिए था, इसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि यह क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। अब इंट्रो को अपनी बॉडी से लिंक करते हुए हम बताएंगे, इट इज़ अंडर दीज मॉर्बिड कंडीशन वन कैन ड्रॉ पैरेलल बिटवीन द करंट पैंडेमिक एंड द ट्रीटमेंट मेटेड आउट by the colonial rulers during bubonic plague, especially in Maharashtra। इस समय की बात हो रही है 19th सेंचुरी में। उस समय यह चीज़ हुई थी। महाराष्ट्र में बुबोनिक प्लेग आया था और उस समय भी इसका एपिडेमिक एक्ट का लागू किया गया था। अब यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर की वजह से सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट इस तरह से लिखा है। आप कंपैरेटिव टेबल भी बनाकर शो कर सकते हैं। पास्ट में पहले पॉइंट में हम लिख सकते हैं, द लॉ वाज अ स्टार्क। उस समय इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं बनाया था जिससे कि जो इफेक्टेड पॉपुलेशन है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके, उनका ध्यान रखा जा सके। जबकि वह ऐसा समय था जहाँ पे हर तरफ पैनिक था। उस समय की गवर्नमेंट के पास इतनी पावर दे दी थी कि कोई अपनी पब्लिक ओपिनियन रख ही नहीं सकता था। इस बात को सोर्स के साथ अगर बताएंगे तो बात में वेट पड़ेगा। हम कहेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर केसरी के अंदर इन सभी मेजर्स के बारे में क्रिटिसिज्म किया था। अब इस चीज़ को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं। हम बताएंगे कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मेजर्स आज की ज़रूरत है, लेकिन इनको करने से पहले इनसे होने वाले नेगेटिव कंसिक्वेंसेस को रोकने के लिए सफिशिएंट सेफगार्ड्स लेने की भी ज़रूरत है। वरना इनडायरेक्टली तो वही हुआ ना जो पास्ट में हुआ। उन्होंने जानकर नहीं लिए स्टेप्स, और अभी पता चलने के बाद भी इनफ स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं। ना जाने अभी ऐसे कितने लोग होंगे जो सोलली रोज की दिहाड़ी पे काम करते हैं और अपनी फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम पास्ट में बता सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इनसफिशिएंट मेजर्स की वजह से काफ़ी लोगों के अंदर गुस्सा था, और उसकी वजह से रिजल्ट ये हुआ कि जून 1897 के अंदर दामोदर हरी चापेकर और बालकृष्ण हरी चापेकर ने सी रैंड, उस समय का प्लेग कमिश्नर पूना के हुआ करते थे, और लेफ्टिनेंट चार्ल्स एगल्टन एयरेस्ट को जान से मार डाला, जिसकी वजह से उन्हें फांसी भी हुई। अब इस इवेंट को करंट से कैसे रिलेट करना है? आज की भी तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। जिन लोगों के अंदर थोड़ा सा अनरेस्ट है, वायलेंस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल प्रोफेशनल्स के ऊपर जो हमला होता है वह यही तो डिपिक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। और इस तरह से हम क्वेश्चन की मेन डिमांड को लिख देंगे। लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हैं कि एक्सेसिव पावर लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू नहीं आनी चाहिए। इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि ऐसा ना हो, और अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाने भी हैं तो उस जगह के हिसाब से, उसकी जगह में जो प्रॉब्लम है उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से टेलर करके लगाए जाएं। पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए लीस्ट इंट्रूसिव मेथड्स का यूज़ किया जाए, और जो हमारे सोसाइटी के सबसे ज़्यादा वेलनरेबल और नेग्लेक्टेड लोग हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, मेडिकली भी और इकोनॉमिकली भी। और इस तरह से यह आंसर कंप्लीट हो जाता है। आज का GS2 का क्वेश्चन देखते हैं। इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम फेमस केस से ही करेंगे, एस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिन्होंने फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को अपहेल्ड किया।
फिर क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए हम बताएंगे, अभी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को डील करते करते यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए, जैसे लॉकडाउन करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए नॉर्म्स निकालना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना मूवमेंट में, जो लार्जली पब्लिक ने सपोर्ट किए। लेकिन गवर्नमेंट ने यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया, जिसके अंदर लोगों का पर्सनल हेल्थ डेटा लिया जा रहा है आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा, और दूसरा यूज़ ऑफ ड्रोन्स, जिससे कि लोगों के मूवमेंट पर चेक लगाया जा सके। यहाँ तक हमने ओवरव्यू दे दिया। अब हम अपनी बॉडी पर आते हैं। सब हेडिंग बनाएंगे, कंसर्न्स पोज्ड अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हैं उन्हें हम सब हेडिंग बनाकर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सबसे पहले डेटा पब्लिसाइजिंग। एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897 के अकॉर्डिंग स्टेट को परमिशन है कि वो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनकी लिस्ट बना सके, उनके बारे में डेटा ले सके, लेकिन इस डेटा को वो पब्लिश नहीं कर सकते हैं। यह सेंसिटिव डेटा है। अगर ऐसा हुआ तो इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि एक स्टिग्मा अटैच हो जाएगा अगर कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड रहा था, या फिर किसी को सिम्टम्स भी होंगे तो वह स्टिग्मा की वजह से नहीं जाना पसंद करेगा या करेगी। दूसरा इशू आता है रूल ऑफ लॉ का। जियो फेंसिंग करना, ड्रोन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना किसी भी लॉ के अंदर सैंक्शन नहीं है। सेलफोन बेस्ड सर्विलेंस में भी पॉसिबल हो, लोगों को फ़ोन से उनके ऊपर निगरानी करना, यह टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 के साथ अंदर आ सकता है। लेकिन रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग अभी तक कोई ऑर्डर्स नहीं है इसको ऑथराइज करने के। बाकी ड्रोन्स का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है लोगों को ट्रैक करने का, वह भी अभी कोई प्रॉपरली उनका रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग नहीं विजिबल है। बाकी जो मेन कंसर्न आता है हमारा वो है आरोग्य सेतु ऐप का। काफ़ी चीज़ें इसकी हिडन रखी गई हैं, पब्लिक नहीं करी गई हैं, जिससे इसके ऊपर काफ़ी डाउट्स आते हैं। और फिर फ़िलहाल हमारी कंट्री के अंदर कोई रोबोस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, जिसकी वजह से हम नहीं कह सकते कि ये ऐप किसी लॉ के द्वारा बैक की हो, सपोर्ट की हो, जिससे कि हम गवर्नमेंट को जिम्मेदार बैठा सकें अगर कुछ गलत होता है। यह आरोग्य सेतु ऐप लार्जर सोशल पर्पस के एम को अचीव करने के चक्कर में पर्सनल प्राइवेसी ना छीन ले, और इस तरह से हमारी काफ़ी डिमांड्स क्वेश्चन की मेन बॉडी के अंदर पूरी हो चुकी हैं। लास्टली कंक्लूजन हम देकर बताएंगे कि मान लिया कि राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन इन्हें तभी लागू किया जाए जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं। उसकी वाकई में ज़रूरत है या नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब कि पूरी तरह से पहले कैलकुलेट किया जाए कि उधर इस तरह की इंटेंसिटी वाली ज़रूरत है या नहीं, तभी इतने ज़्यादा रिजिड और रिस्की मेजर्स का यूज़ किया जाए। एज अ कंट्री वी मस्ट फोकस ऑन इन्वेस्टिंग ऑन रिसर्च टू डेवलप द टेक्नोलॉजी टू सेव आवर वर्चुअल स्पेस एंड नॉट ओपन आवर डेटा फॉर एनी मिसयूज। आज का GS3 का क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन GI टैग के बारे में था। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इसके अंदर बेसिकली नॉलेज चाहिए थी। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम डेफिनेशन दे देंगे GI टैग की। GI is a name or sign used on products which corresponds to a specific geographical location or origin। तो एक तरह से सर्टिफिकेशन का काम करता है, जिस जगह की जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में हमें बता देता है। फिर यह माना जाता है कि वह प्रोडक्ट उधर का ही स्पेशल है और कहीं नहीं मिल सकता। आंसर को थोड़ा सा वेट देने के लिए और थोड़ा सा बताने के लिए, इंफॉर्मेटिव बताने के लिए हम लिख सकते हैं, लॉज लिख सकते हैं जो GI टैग के लिए बने हैं। पेरिस कन्वेंशन के अंडर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी GI को IPR का एलिमेंट ही माना जाता है। IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर GI WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर भी गवर्न होते हैं। अभी तक तो हमने इंटरनेशनल लॉज की बात कर ली। अब इंडिया के अंदर GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स के अंडर गवर्न होते हैं। अब जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है उसे हम एड्रेस करेंगे कि क्या रोल है GI का हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में। GI टैग प्रोड्यूसर्स को हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट्स को अलग दिखाने में मार्केट के अंदर। एक बार टैग लग गया तो उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है कि लोगों को वो बता सके कि वो उन्हीं का ही स्पेशल प्रोडक्ट है। फिर कंज्यूमर्स भी अगर देखते हैं तो एक रेपुटेशन बन जाती है। कंज्यूमर्स को कोई डाउट नहीं होता अगर वो टैग देखेंगे कि हाँ ये एक वेल टेस्टेड प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को अच्छे प्राइस मिल जाते हैं।
फिर प्रोड्यूसर्स इन प्रोडक्ट्स को जब एक्सपोर्ट करते हैं तो ये एक नेशनल आइडेंटिटी का भी काम करते हैं। साथ में हमारे टूरिज्म, कल्चरल हेरिटेज का प्रमोशन तो अलग होता ही है। एग्जाम्पल्स में हम देंगे, कांजीवरम सिल्क साड़ी ग्लोबली बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। फिर कंट्रीज़ के बीच में जीआई का बहुत ही बड़ा रोल है ट्रेड के मामले में, क्योंकि गुडविल पहले बन जाती है जीआई की वजह से। बीच में फिर किसी तरह का डाउट नहीं रहता कि लेना चाहिए या करना चाहिए ट्रेड या नहीं। जीआई टैग से एक तरह का लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। अब जैसे कि कोई बहुत पहले से ट्रेडिशनली कोई काम करता हुआ आ रहा है, कोई प्रोडक्ट बनता आ रहा है, जीआई मिलने के बाद उनसे वह स्किल को चोरी नहीं किया जा सकता। अगर किया तो उसका नाम उस जीआई टैग से ही आएगा, कोई अपना अलग से नहीं दे सकता। और फिर जिस तरह से इन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को प्रीमियम प्राइस से बेचा जाता है, तो इस तरह से ट्रेडिशनल स्किल्स को भी आगे प्रिजर्व किया जा सकता है, वरना फिर उनके पास कोई सस्टेन करने के लिए कोई रिसोर्सेस नहीं बचेंगे। फिर जो जेन्युइन प्रोड्यूसर्स होंगे वो मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। फेक और जो नॉट सो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें मार्केट में थोड़ा कम कर पाएंगे, क्योंकि हमारी वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी। इसलिए हम बहुत ब्रीफ में वे फॉरवर्ड दे देंगे कि जीआई टैग का असली पोटेंशियल तभी यूज़ किया जा सकता है जब इन प्रोडक्ट्स का इफ़ेक्टिवली मार्केट किया जाए और इलीगल जो कॉपियाँ होती हैं उनको हटाया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इफ़ेक्टिव मार्केटिंग और उनके प्रोटेक्शन के लिए क्वालिटी एश्योरेंस, ब्रांड क्रिएशन, पोस्ट सेल कंज्यूमर फीडबैक एंड सपोर्ट जैसी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो मेन कंसर्न होना चाहिए वो हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन और ट्रेडिशनल नॉलेज पर भी होना चाहिए। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट तो दिखता है, सामने है, कोई बात नहीं, उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, पर ऐसी इंटेंजिबल चीज़ें जैसे कि ट्रेडिशनल नॉलेज और ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन, इनको भी जीआई से लीगली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना चाहिए। इस तरह से यह आंसर हम कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट में 2-3 लाइन को कंक्लूजन में लिखकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक पावरफुल टूल की तरह काम कर सकता है उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जीआई के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और पॉलिसी मेकर्स को इस इंडियन जीआई प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, और इस तरह से यह आंसर हम फाइंड अप कर सकते हैं। फाइनली आज का GS 4 का क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आपका स्ट्रेट फॉरवर्डली राइट एक्शन से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं आपके एथिक्स के अंदर उन्हें पूछ रहा है। इसका डिस्कशन करने से पहले एक डिस्क्लेमर, एथिक्स सबसे पहली बात तो खुद समझने में ही थोड़ा सा दिक्कत करती है, क्योंकि ये एक ऐसी नॉलेज है जो नॉर्मल बोलचाल वाली चीज़ें नहीं है। तो अगर हम खुद समझने बैठे तो 100% में से 50% तो हमें समझ आएगी, और फिर हम अगर किसी थर्ड पर्सन को समझाएं तो उसकी आधी उन्हें समझ आएगी, मतलब 25%। इसलिए आई होप मैं आपको यह चीज़ें समझा पाऊँ। तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करेंगे, राइट एक्शंस क्या होते हैं। पूरी फॉर्मल डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, पर मैं थोड़ा सिंपल में बताने की कोशिश करती हूँ। राइट एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिन्हें लेने पर पर्सन खुद बहुत ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील करता है। प्लीज़ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसे डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, हमें फॉर्मल डेफिनेशन ही लिखनी होगी, क्योंकि इसके अंदर थ्योरीज हैं तो हमें डायरेक्टली स्टार्ट करना होगा, अदरवाइज हम अपनी वर्ड लिमिट को ब्रीच कर देंगे। सबसे पहली थ्योरी हम डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स राइट एक्शंस के बारे में क्या बोलते हैं? अगेन सिंपल भाषा में मैं अगर बताऊं, ऐसे लोगों को जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स मानते हैं वह राइट और रॉन्ग का पहचान इस बेस पर करते हैं जो उन्हें पता है या उन्हें बता दिया है कि कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है। उनके ये डिसीजन उनके सराउंडिंग से आते हैं, सोसाइटी के अंदर जैसा इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, जैसे लोग बता देते हैं उन्हें वो वैसे मान लेते हैं। इसलिए कहा जाता है इस तरह के मोरल प्रिंसिपल सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और टाइम टू टाइम जैसे जैसे सोसाइटी बदलती जाती है वैसे वैसे लोगों से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भी अपना बिहेवियर बदल लें। मतलब जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर जिस चीज़ को सही माना जाएगा उस चीज़ के लिए पर्सन को भी सही मानना पड़ेगा, और जिस चीज़ के लिए सोसाइटी गलत मान लेती है तो पर्सन भी उसको गलत मान लेता है। फिर आपके आते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। ये बेसिकली एथिकल एक्शंस के बारे में बताते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग है। इनका गोल्डन रूल होता है,
डूइंग टू अदर एज वी वॉन्ट दैम टू डू टू अस, कि हम उनके साथ वैसा ही बिहेव करें जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। फिर आते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। इनका सिंपल फॉर्मूला ये होता है, राइट या रॉन्ग इस बात से निर्भर करेगा कि किस चीज़ में करने से सबसे ज़्यादा खुशी सबसे ज़्यादा लोगों को मिलती है। तो बेसिकली कंसिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है। पिछला नॉर्मेटिव एथिक्स एक्शन पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कंसिक्वेंसेस, एक पर्टिकुलर एक्शन करने के बाद क्या कंसिक्वेंसेस आएंगे उस बात पर निर्भर करेगा कि वह एक्शन कितना राइट था या कितना रॉन्ग था। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने ड्रग को रिलीज किया है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया और ये पता है कि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि थोड़े साइड इफेक्ट्स की वजह से पूरी ड्रग को बैन करना सही नहीं है क्योंकि उससे ज़्यादा फायदा हो रहा है। फिर आते हैं ड्यूटी और डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। ये अपने आप में बहुत रिजिड होते हैं, बिल्कुल प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता एक्शन क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या है, इन्हें सिर्फ रूल फॉलो करना है। मोरालिटी ऑफ एन एक्शन इज सोलली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ एक्शन। तो जहां हमने पिछले यूटिलिटेरियनिज्म में कंसिक्वेंसेस की बात करी थी, यहाँ पे हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, एक्शन से भी पहले मोटिव पर जा रहे हैं। हमारा उस पर्टिकुलर एक्शन को करने का मोटिव राइट है या रॉन्ग, और इसी चीज़ से पता चलेगा कि हमारा एक्शन भी राइट था या रॉन्ग। और फिर आते हैं हमारे वर्च्यू थिंकर। ये इंडिविजुअल के कैरेक्टर को ज़्यादा मानते हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, ऑनेस्टी, करेजियस, इनसे मिलकर जो राइट और रॉन्ग के डिसीजन लिए जाएंगे वो इन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के अंदर वर्च्यू है करेजियस का, बहुत ज़्यादा करेज है उसके अंदर, तो वह किसी भी तरह का फिजिकल कन्फ्रंटेशन को झेल सकता है। बट अगर एक्सेस में करेज है तो वह पर्सन बहुत रेकलेस भी हो सकता है। और अगर इस वर्च्यू के अंदर बहुत कम है, मतलब करेज बहुत कम है, तो वो डरपोक भी हो सकता है। इस तरह से हमने काफ़ी थ्योरीज मेंशन कर दी हैं, और प्लीज़ इसके अंदर वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल्स को देना बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और GS4 में एज आई ऑलवेज से कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। लास्टली, इन कंक्लूजन, द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एक्शंस गाइड द पर्सन टू डील विद चैलेंजिंग टाइम्स ऑफ टुडेज वर्ल्ड। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कीवर्ड था नहीं, लाइक एग्जामिन या क्रिटिकली एनालाइज, उसके अंदर सिंपल सा था, नेम द थ्योरीज एंड डिफाइन दैम। और हमारी जो वर्ड लिमिट थी वो भी ब्रीच होती जा रही थी, तो इसलिए 1-2 लाइन का कंक्लूजन चल जाता है और इस तरह से यह आंसर कंप्लीट होता है। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइन्स के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।